शायद ये नहीं होता तो स्मार्टफोन्स भी काफी लेट आते। वर्ल्ड वॉर 2 ये सब शुरू हुआ 1930s में, जब जर्मनी में नाजी पार्टी पावर में आई, जिसे लीड कर रहे थे अडोल्फ हिटलर। 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया तो फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उन्हें भी पता था अगर हम वॉर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो अगला नंबर हमारा ही है। और ये वॉर जो सिर्फ 3 कंट्रीज से स्टार्ट हुआ था, उसमें और भी कंट्रीज जुड़ती चली गई और ये वॉर एक ग्लोबल स्केल पे फैल गया। पर मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हुआ होता तो अभी भी हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पीछे होती और हो सकता है कि हमारे हाथ में स्मार्टफोन्स भी नहीं होते। वर्ल्ड वॉर 2 में वो जीता करते थे जो पहले ही दुश्मन की शिप्स, एयरप्लेन्स और सबमरीन्स डिटेक्ट कर लेते थे। तो ब्रिटिश और अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस चीज का फायदा उठाने के लिए रडार टेक्नोलॉजी डेवलप की, ताकि वो दूर तक दुश्मन को डिटेक्ट कर पाए, इनफैक्ट रात को भी, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिन में तो एक बार को तुम फिर भी चीजें डिटेक्ट कर सकते हो, बट रात को ये चीज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक रडार यूजुअली रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करता है, जो किसी एयरप्लेन या शिप से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, और वापस आने का टाइम कैलकुलेट करके हम डिसाइड करते हैं कि वो एयरप्लेन या शिप कितनी दूर है। ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा दूर है, कम टाइम में आ जाएगा तो बहुत ही पास है शिप। 1939 में ब्रिटेन ने एक चेन होम नाम का रडार स्टेशन सेटअप किया, जो 128 किलोमीटर तक कोई भी एयरप्लेन डिटेक्ट कर सकता था। ये काफ़ी हेल्पफुल भी साबित हुआ उनके लिए। बट रडार्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि तुम जितनी लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स यूज करोगे उतना ही बड़ा एंटेना तुम्हें यूज करना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हो पाई थी, तो क्योंकि ये लोग लो फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज कर रहे थे, इनके चेन होम के एंटेना का साइज 100 मीटर्स तक चला गया था। बट 1940s आते आते ब्रिटेन ने हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जनरेट करने के लिए एक कैविटी मैग्नेट्रॉन नाम का डिवाइस इन्वेंट कर लिया था, जिसकी वजह से अब वो काफी कॉम्पैक्ट रडार्स बना सकते थे। और अगर आपके पास अभी कोई रडार होता तो आपको पता चल जाता कि अभी आपकी तरफ कितनी तेजी से एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा है। एक इन्वेंशन डॉक्टर हैरी कूवर ने भी की थी। वॉर के टाइम पे हैरी कूवर एक रिसर्च टीम का पार्ट थे, जिनका मोटिव था कि गन्स के लिए एक क्लियर गन साइट बनाई जाए, क्लियर प्लास्टिक की, जो फायरिंग के टाइम हेल्प करेगी। गन साइट गन्स के ऊपर लगाई जाती है, जिससे शूट करते टाइम एम करने में हेल्प होती है। आजकल तो गन्स में क्लियर गन साइट होती है, बट पहले उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी। तो वो एक साइनोक्राइलेट नाम के केमिकल से उसे बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो केमिकल इतना ज्यादा चिपचिपा था कि उससे गन साइट बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने फिर वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। पर फिर 6 साल बाद जब वो किसी और केमिकल प्लांट में काम कर रहे थे, तब उन्होंने वापस इस केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, और तब उन्हें आइडिया आया कि इससे तो हम सुपर ग्लू बना सकते हैं। और फिर उन्होंने इस आइडिया को पेटेंट कराया और सुपर ग्लू इन्वेंट हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में तो इसका यूज नहीं हो पाया, बट वियतनाम वॉर जो 1955 से 1975 तक चला, उसमें सर्जन्स ने ब्लीडिंग रोकने के लिए इसे वुंड्स पे स्प्रे करना चालू कर दिया। इनफैक्ट रिलेट करने के लिए हम फेविक्विक का एग्जांपल ले सकते हैं। फेविक्विक इनफैक्ट सुपर ग्लू ही है, क्योंकि वो भी साइनोक्राइलेट नाम का ही केमिकल यूज करता है। शायद वर्ल्ड वॉर 2 ना हुआ होता तो हमारे पास फेविक्विक भी नहीं होता। वॉर के टाइम पे जर्मन आर्मी की हाई कमांड एक इशू फेस कर रही थी कि मान लो अगर उन्हें किसी को कोई मैसेज भेजना हो और बीच में वो कोई मैसेज इंटरसेप्ट कर ले, मान लो ब्रिटिश या अमेरिकन स्पाई, तो उसे तो वो मैसेज समझ आ जाएगा, तो वो एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने लॉरेंस कंपनी से हाई सिक्योरिटी टेलीप्रिंटर साइफर मशीन्स बनवाई। ये मशीन जो मैसेज आपको भेजना होता था उसको एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करके भेजती थी, जो सिर्फ दूसरी साइड पे मशीन है वो ही डिकोड कर पाए। बीच में अगर उस मैसेज को कोई पढ़ भी ले तो उसे समझ ना आए। तो इन मैसेजेस डिकोड करने के लिए ब्रिटिश कोड मेकर्स ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था कोलोसस, और ये दुनिया का इनफैक्ट पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। शायद ये नहीं होता तो स्मार्टफोन्स भी काफी लेट आते। वैसे आजकल जो मैसेजिंग एप्स होते हैं जैसे कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ये भी मैसेजेस इनक्रिप्ट करके ही भेजते हैं, यानी कि अगर तुम बीच में पढ़ भी लो तो तुम्हें समझ ना आए। वॉर में सारे एयरप्लेन्स प्रोपेलर्स यूज किया करते थे, जिसमें अपनी नॉर्मल कार जैसा ही इंजन होता है, बस सामने एक पंखा लगा दिया जाता है, जो जब तेज घूमता है तो प्लेन फ्लाइट जनरेट करने लगता है। बट ब्रिटिश और जर्मन इंजीनियर्स लगातार काम कर रहे थे और भी फास्ट एयरप्लेन्स बनाने के लिए, ताकि वो एक दूसरे को हरा सके। इसी रेस की वजह से जन्म हुआ जेट इंजन का। बट ये जेट इंजन का इन्वेंशन वॉर खत्म होते होते ही हो पाया, एंड सिर्फ कुछ ही एयरक्राफ्ट यूज कर पाए इसको। एंड उस टाइम पे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना भी काफी टफ हो गया था, क्योंकि वो इतना तेज उड़ रहे थे जेट इंजन की वजह से। और इनफैक्ट जेट इंजन उस टाइम पे इतने ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करते थे।
एंड ये प्रैक्टिकल नहीं था इन्हें यूज़ करना वॉर में। तो भाई अगर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता तो शायद हम अभी भी पंखुड़ी वाले एयरप्लेन्स में बैठ रहे होते। यूनाइटेड स्टेट्स ने न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट किया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई थी। बट अगर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता तो पॉसिबल है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इतनी जल्दी एडवांसमेंट नहीं किया जाता, कोई मोटिवेशन ही नहीं होता। और इन एडवांसमेंट और रिसर्च की वजह से ही आज हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोल और डीजल से थोड़ी हमारी डिपेंडेंसी कम करते हैं। इनफैक्ट इंडिया में 8 पावर प्लांट्स हैं जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 7380 मेगावाट्स है। चलो फिर ये थी मेरी टॉप 5 की लिस्ट। एंड वीडियो कैसी लगी मुझे बता देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।